प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज COP26 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। इसके लिए वो तड़के ही ग्लासगो पहुंचे। पीएम एयरपोर्ट पर उतरे और कुछ ही देर बाद होटल पहुंचे, जहां उनके इंतजार में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी को देखते ही भारतीय मूल के लोगों ने हर हर मोदी के नारे लगाए और सुरों से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज COP26 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसमें 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन पर हो रही चिंताओं को दुनिया के सामने रखेंगे। जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में जो नुकसान हुआ है, उसके मद्देनजर ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पीएम मोदी और G20 के अन्य नेताओं ने इटली के रोम के ऐतिहासिक ट्रेवी फाउंटेन का दौरा किया। ये फव्वारा इटली के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारकों में से एक है और पर्यटकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। रोम में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा मामलों, सीरिया और लीबिया समेत कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। रोम में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स का इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने जोरदार स्वागत किया। प्रिंस चार्ल्स ने दुनिया से जलवायु परिवर्तन की तरफ ध्यान देने का आग्रह किया। कहा, अभी ध्यान नहीं दिया गया तो हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रोम में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। बैठक के दौरान अमेरिका ने ताइवान जल डमरू मध्य में तनाव का मुद्दा उठाया, तो वहीं चीन ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की सलाह दी। रोम में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। रोम की सड़कों पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। आसपास की सड़कों को बंद किया गया है। कड़ी सुरक्षा की वजह से रोम घूमने आए पर्यटकों को निराश होना पड़ा। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। उन्होंने जिन्ना को गांधी, नेहरू और पटेल की तरह आजादी का नायक बताया है। इस बयान के बाद बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पर अखिलेश अपना विजय रथ लेकर हरदोई पहुंचे थे। वहीं उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने जिन्ना को आजादी का नायक बताया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने। उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। अखिलेश यादव के बयान को लेकर बीजेपी ने करारा वार किया है। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने कहा, समय रहते देश को समझ लेना चाहिए कि जिन्ना वाली आज़ादी की मांग करने वाले हमारे देश में कौन कौन जिन्नावादी हैं, जिन्हें जिन्ना के रिश्तेदारों से वोटों की आस है। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी अखिलेश पर जाति और मजहब की राजनीति का आरोप मढ़ा। जातीय और मजहबी राजनीति करने वाले अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए अखिलेश यादव जी का ज्ञान वसूल करके तो आज मुलायम सिंह जी भी माथा पकड़ लेंगे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू के बराबर वो मोहम्मद अली जिन्ना के श्रेय दे रहे हैं आज देश की आजादी की लड़ाई का। ये किस प्रकार की मानसिकता है? देश में इस प्रकार की मानसिकता स्वीकार नहीं की जाएगी। ये सच स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना इस देश के बंटवारे के लिए खलनायक माना जाता है। अयोध्या में आज तक की पंचायत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के बहाने विरोधी दलों पर करारा प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हमारी वैचारिक विजय है कि जो लोग कल तक राम को काल्पनिक कहते थे, आज उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि राम तो हमारे भी हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान राम हमारे लिए राजनीति नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है।
इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 325 से ज्यादा सीटें आने का भरोसा जताया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 325 सीटें अपने सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश में जीती थी। इस बार फिर से 325 सीट से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। पंचायत चुनाव अभी संपन्न हुए हैं और पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने 75 में से 67 सीटें जीती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि में अफगानिस्तान की काबुल नदी का जल अर्पित किया। सीएम योगी ने काबुल नदी का जल गंगा जल में मिलाकर उसे श्री राम जन्मभूमि पर अर्पित किया। सीएम योगी ने अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की कामना भी की। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि काबुल नदी का जल भेजने वाली लड़की ने निवेदन किया था कि इससे भगवान राम का जलाभिषेक किया जाए। पीएम मोदी के निर्देश पर योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे। इससे काबुल नदी से एक बालिका ने प्रधानमंत्री मोदी जी के पास काबुल नदी का जल भेजा है इसे राम जन्मभूमि पर चढ़ाने के लिए। तो काबुल नदी का जल और गंगा जल मिला करके एक साथ अभी राम जन्मभूमि पर ले जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा और इसीलिए मेरा आज आगमन यहाँ पर हुआ है इन सब कार्यों को देखने के लिए। योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर की रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ के विचारों के विपरीत शासन चला रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्षी कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की ही टीम है, लेकिन मैं विपक्षियों को बताना चाहती हूं कि मैं मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी से मिलावट नहीं करूंगी। भाजपा से मिली हुई है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कहाँ है वो, कहाँ है कि नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। यूपी के हरदोई में विजय रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में किसान परेशान हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अयोध्या में एक बेटी ने आत्महत्या कर ली और उसमें पुलिस अधिकारियों का नाम आ रहा है। ऐसे में न्याय कैसे मिलेगा? इसके साथ ही अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी को खुद ही नहीं पता है कि जिस मुख्यमंत्री निवास में वो रहते हैं वह मंदिर हमने बनवाया था और उस मंदिर में वो रोज पूजा करते हैं। बीएसपी के 6 निलंबित विधायकों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर पार्टी अध्यक्ष मायावती का गुस्सा फूट पड़ा। मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एसपी में जाने वाले विधायकों को बरसाती मेंढक बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आए दिन दल बदलुओं का इस पार्टी से उस पार्टी में जाने का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इससे किसी पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। यूपी चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोक दल ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। आरएलडी के संकल्प पत्र में 1 करोड़ युवाओं को नौकरियां देने का वादा किया गया है। साथ ही आलू का दाम 1.5 गुना और गन्ना किसानों को 1.5 गुना दाम देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही सभी भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कही गई है। साथ ही संकल्प पत्र में पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना का भी वादा किया गया है। गोवा में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज गोवा जाएंगे। गोवा दौरे से पहले केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा कि हमारे धार्मिक और तीर्थ स्थलों का महत्व हमारे जीवन में रहे। हम इन स्थलों पर जाएं तथा भगवान हमें आशीर्वाद दें, हमें जीवन में नई ऊर्जा और दिशा मिले। मैं गोवा के अपने भाइयों और बहनों के साथ बात करने के लिए गोवा आ रहा हूँ। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के मंगलसूत्र के विवादित विज्ञापन पर सख्त रुख अपनाया है। नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी दी है कि अगर ये विज्ञापन अगले 24 घंटे में नहीं हटाया गया तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुझे इस बात को लेकर बेहद आपत्ति है कि तमाम चेतावनी के बाद भी हिंदू धर्म और उसके प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ की सुनियोजित प्रक्रिया जारी है।
दिल्ली में आज से सिनेमा घरों, थिएटर और मल्टीप्लेक्स दोबारा पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही दिल्ली में शादी समारोह और अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की भी अनुमति रहेगी। कोरोना के चलते लगी पाबंदियों की वजह से पहले इन मौकों पर अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते थे। DDMA की ओर से जारी नया आदेश रात 12 बजे से लागू हो गया। रविवार को दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए बेहद अहम मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। इस टूर्नामेंट में भारत की लगातार दूसरी हार है और इसके साथ ही सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें न के बराबर हो गई हैं। अब कोई चमत्कार ही टीम इंडिया को प्लेऑफ में पहुंचा सकता है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 110 रन बनाए थे। वहीं 111 रनों का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 14.3 ओवरों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह से फेल रही। बैटिंग ऑर्डर में बदलाव हुआ तो टॉप के 5 बल्लेबाज बड़ा स्कोर ही नहीं बना पाए। ईशान किशन, KL राहुल की जोड़ी फेल रही। बाद में रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े बल्लेबाज भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। अंत में ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या भी बड़ा स्कोर बनाने में फेल रहे। सबसे आखिर में रविंद्र जडेजा के कुछ शॉट्स के दम पर टीम इंडिया 110 रनों का स्कोर बना पाई। न्यूजीलैंड ने 111 के लक्ष्य को सिर्फ 2 विकेट खोकर पा लिया। रविवार को खेले गए एक अन्य मुकाबले में अफगानिस्तान ने नामीबिया को 62 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने नामीबिया के सामने जीत के लिए 161 रनों का लक्ष्य रखा था। नामीबिया टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 98 रन ही बना सकी। टीम की ओर से सर्वाधिक 26 रन डेविड वेस ने बनाए। इसके अलावा एटोन ने 14 रन बनाए। टीम की बल्लेबाजी बेहद शर्मनाक रही। टीम के 6 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा तक छू नहीं सके। अफगानिस्तान की ओर से नवीनुल हक और हमीद हसन ने 3-3 विकेट हासिल किए। गुलबदीन नैब के खाते में 2 और राशिद खान के खाते में 1 विकेट आया। न्यूजीलैंड के जलवायु परिवर्तन मंत्री जेम्स शॉ ने बयान दिया है। कहा, 2030 तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 50% की कटौती न्यूजीलैंड करेगा। साथ ही कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कई अन्य देश भी इस तरह के कदम उठाएंगे। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी वायुसेना के बम वर्षक विमान मिडिल ईस्ट के ऊपर से उड़ान भरी। अमेरिकी विमानों ने जल डमरू, मध्य और मिस्र के स्वेज नहर और लाल सागर के ऊपर से भी उड़ान भरी।